तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है उसमें आईसीएसई बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से या जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाएंगे, उनकी एक एक करके बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि विच पीरियड इज़ नोन एज द फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो 1885 से 1907 सूरत स्प्लिट तक का जो पीरियड है उसको फर्स्ट फेज़ बोला जाता है। अब कुछ लीडर्स के नाम बताइए जो अर्ली नेशनलिस्ट थे। तो ये लीडर्स उमेश चंद्र बैनर्जी, रासबिहारी घोष, रासबिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे लीडर्स थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो आपको जस्टिफाई करना है अगले क्वेश्चन में कि ब्रिटिशर्स पर जो फेथ था अर्ली नेशनलिस्ट का वो क्यों था। तो ब्रिटिशर्स पर फेथ इसलिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स लगातार ये प्रॉमिस कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने बिना इच्छा के ही सही लेकिन अमेरिका को आज़ादी दे दी थी और पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी। तो ब्रिटिश थॉट से और इसके पहले ब्रिटेन इंडिया में सोशल रिफॉर्म कर रहा था, इसीलिए अर्ली नेशनलिस्ट का ब्रिटेन की डेमोक्रेसी पर फेथ था। तो उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटेन के जो बहुत जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको अभी पता नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है। इसलिए अगर उनको ये बता दिया जाए कि प्रॉब्लम क्या है तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये बहुत हद तक कम हो सकता है, ऐसा उनका बिलीफ था मॉडरेट्स का। तो क्या मेथड्स अडॉप्ट किए गए? तो मेथड्स तो जो अडॉप्ट किए जाते हैं वो 3 P's बोले जाते हैं, पिटीशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। ये सारे मेथड्स अडॉप्ट किए गए, तो 3 P इनको कहते हैं। इसके अलावा मासेस को एजुकेट करना और ब्रिटिशर्स से पटिशन रखना और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की मांग करना और जो भी हमको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांटेज हो सके ब्रिटेन से वो सारे लेने की कोशिश करना। तो अर्ली नेशनलिस्ट का क्या बिलीफ था? अर्ली नेशनलिस्ट का उनके जस्टिस और फेयर प्ले में बिलीफ था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को वैसा ही पोजीशन दे देंगे जैसे इंग्लैंड के लोगों की है। तो क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने इंडियन एम्प्रेस का टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, तो अब सबका ये ट्रस्ट बढ़ गया था कि अब हम भी इक्वल हो गए। जो इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लैंड के लोग हैं वैसे ही हम भी उनके बराबर, उनके ही पीपल हो गए। तो इसलिए ऐसा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि हमारे साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट होगा, हमको राइट टू वोट भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। जबकि आपको शायद हैरानी होगी कि ब्रिटेन में खुद वुमेन को राइट टू वोट 1900 तक नहीं मिला था। तो क्या ऑब्स्टेकल्स थे अर्ली नेशनलिस्ट के? तो बेसिकली ऑब्स्टेकल तो यही थे कि इंडिया सोशली बैकवर्ड था और इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, तो यही ऑब्स्टेकल्स थे। अब एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि किस तरह की सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। तो अभी एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि ये डिमांड कर रहे थे कि होम रूल जैसा आयरलैंड में है वैसा इंडिया में होम रूल होना चाहिए। तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो रखे ब्रिटेन अपने पास, हमको केवल जो इंडिजीनियस मैटर हैं, जो होम मैटर्स हैं, वो हमको दे दिए जाएँ। तो अर्ली नेशनलिस्ट सिविल लिबर्टीज़ के फील्ड में क्या मांग कर रहे थे? सबसे बड़ी बात है प्रेस, क्योंकि प्रेस ही सबसे बड़ा वेपन था उनके हाथ में, टूल था। तो प्रेस की लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे। राइट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन की मांग कर रहे थे कि किसी को भी गैर वाजिब तरीके से अरेस्ट ना किया जाए। अब इंडिया में अगर किसी भी लीडर को सप्रेस करना है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर वो उसको अरेस्ट कर लेते थे। और बाद में जो रॉलेट एक्ट आया है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ही तो था। तो रॉलेट एक्ट जो डर रहे थे मॉडरेट्स, वही बाद में हुआ, वही टूल सब अडॉप्ट किए गए। तो इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन और सिविल लिबर्टीज़ की मांग हो रही थी। तो आपको ये बताना है कि पीजेंट्स के लिए क्या डिमांड कर रहे थे। पीजेंट्स के लिए तो जैसा डिस्कस हो चुका है लास्ट वीडियो में, पीजेंट्स के लिए ये डिमांड कर रहे थे कि चीप क्रेडिट, सस्ता लोन अवेलेबल कराया जाए और जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम किया जाए। तो ये पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए यही डिमांड थी उनकी। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स बतानी है अर्ली नेशनलिस्ट की क्या थी। तो एक तो इंडियन काउंसिल का एबोलिशन कर दिया जाए, एक तो डिमांड ऐसी हो रही थी। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की और मतलब सेंट्रल की और प्रोविंस की, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया जाए, मतलब पार्टिसिपेशन बढ़े, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़े डेमोक्रेसी में। वो समझ रहे थे कि इंडिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरीके और हाउस ऑफ कॉमन्स की तरीके पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। कर भी दी गई, 47 में हुई। तो राज्यसभा हमारी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही तो है, मतलब वैसी नहीं है, वहाँ तो दूसरा सिस्टम है, लेकिन वो अपने सिस्टम पर ही तो उन्होंने बनाया है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या रेस किए अर्ली नेशनलिस्ट ने? अगला क्वेश्चन ये है। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने इकोनॉमिक इश्यूज़ ये रेस किए कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है उसको किसी तरह आप कम करिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करिए। लैंड रेवेन्यू बहुत हाई है क्योंकि बेसिकली जो नेशनल मूवमेंट जो अपने फुट पर खड़ा हुआ है उसमें ये बेसिक डिमांड थी कि लैंड रेवेन्यू को कम किया जाना चाहिए।
और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या डिमांड थी? वही डिमांड थी जो ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था। क्वीन ने अपने प्रोक्लेमेशन में कहा था कि इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप करी जाएगी। क्वीन प्रोक्लेम करके चली गई, काम कभी नहीं हुआ उसके लिए। तो बेसिकली जो क्वीन ने प्रोक्लेम किया था वही डिमांड करी जा रही थी, तो उसमें कोई नई बात नहीं थी। ये कहा जा रहा था कि आयरन, कोल, पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज़ को ड्यूटी फ्री किया जाए, इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रमोट किया गया, लेकिन जो प्रमोशन हुआ वो इस तरह का बिल्कुल नहीं था कि वो ब्रिटेन की इंडस्ट्री के सामने कॉम्पीट कर सके। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ अचीवमेंट बताइए अर्ली नेशनलिस्ट के। तो देखिए, अचीवमेंट तो वेलबाई कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है और पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट है, और साथ में एक्सपेंडिचर कमीशन जो वेलबाई कमीशन है उसका, और इंडिया काउंसिल जो 1892 का इंडियन काउंसिल से एक्ट आया है, वो अचीवमेंट है नेशनलिस्ट के। और इससे भी बड़ा अचीवमेंट ये है कि इंडियन मासेस को न्यूज़पेपर्स के बाद मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर उन्होंने एक तरीके से पॉलिटिकली अवेयर कर दिया। वो जान गए कि इंडिया में क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और ब्रिटिश पॉलिसी को किस तरह से हमें अपोज करना है। दे आर नॉट ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही नहीं है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे फेवर में नहीं हैं। और ये बात बाद में समझ में आ भी गई कि जो ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और वो हमारे इंटरेस्ट हैं वो एक नहीं है, वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रो ब्रिटिशर्स होकर के हम मूवमेंट नहीं चला सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक समय कंपेनियन ऑफ द इंग्लिश एम्पायर थे, CEE कंपेनियन ऑफ द इंग्लिश एम्पायर थे, ये टाइटल उनको मिला हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के मेंटर हैं, तो उनको उस समय ये बात ठीक लग रही थी, लेकिन बाद में गांधी जी ने खुद कैसरे हिंद का टाइटल रिटर्न कर दिया था। तो आप ये समझिए कैसे शिफ्ट हुआ, मेंटल शिफ्ट हुआ है। ये धीरे धीरे बात समझ में आई है। अभी ये बात लगती है कि एकदम से क्यों नहीं समझ में आ गई, इतना बड़ा सिस्टम एकदम से समझना इम्पॉसिबल था। तो आपको ये बताना है ग्रैंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, और दादा भाई नौरोजी के 2 कंट्रीब्यूशन आपको बताने हैं। तो 2 कंट्रीब्यूशन लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 2 इनके कंट्रीब्यूशन हैं। इन कंट्रीब्यूशंस की वजह से ही हुआ ये है कि जो ब्रिटिश मासेस हैं वो अवेयर हो पाए हैं इंडियंस की प्रॉब्लम्स को लेकर के। हालांकि अवेयर होने के बाद उन्होंने दिया बहुत कम, जितना डिमांड कर रहे थे उतना कुछ हमको दिया नहीं। तो अनऑफिशियल एम्बेसडर कौन है इंडिया का? दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने ही इंग्लैंड में जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह इलेक्ट होकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पूरे ब्रिटेन को बताया कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। तो इंडिया के अनऑफिशियल मेंबर कहे जाते, अनऑफिशियल एम्बेसडर कहे जाते थे। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी क्या है? तो ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है उसमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी डेवलप की है। और इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ने बताया है कि किस तरह से ऐसा मनी लगभग हमारे GDP का 4% ऐसा मनी है जो ब्रिटेन चला जाता है और जिसका हमको प्रोपोर्शनेट रिटर्न कोई नहीं मिलता है। यही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडियन जो सोशल नेशनल मूवमेंट है उसकी एक बेसिक डिमांड थी। तो ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की बुक है। और सिविल सर्विस पास करने वाला पहला इंडियन कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये बात हम लोग पिछले वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्यों ये छोड़ा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको ये जॉब पसंद नहीं आई, उन्होंने छोड़ दी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सा एजिटेशन स्टार्ट किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उनको पसंद नहीं आया। इंडियन सिविल सर्विस वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि उसकी एज जो है जो घटा दी गई है उसको बढ़ाया जाए और ये एग्ज़ाम इंडिया में कराया जाए। हालांकि इस पर जो जेन्युइन काम है वो दादा भाई नौरोजी ने किया है, पार्लियामेंट में बिल पास कराना, लेकिन इंडियन मासेस को इसके लिए प्रोवोक करना और इंडियन मासेस को पॉलिटिकली कॉन्शियस करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया है। गोपाल कृष्ण गोखले आपको बताना है कि उन्होंने क्या कॉजेस, किस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया। तो हायर सर्विसेज में इंडियंस को लिया जाए और साथ में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, खासकर मिंटो मॉडल रिफॉर्म गोपाल कृष्ण गोखले का अचीवमेंट है। और आपको ये बताना है कि अर्ली नेशनलिस्ट में जो नेशनलिज्म है वो बेसिकली उनकी क्या डिमांड थी। तो डिमांड उनकी वही थी जो इंडिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी कि लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, पीजेंट्स को चीप क्रेडिट पे लोन अवेलेबल कराया जाए और काउंसिल्स को रिफॉर्म किया जाए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जाए, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बूट किया जाए और साथ में जो क्वीन ने प्रोक्लेम किया है वो सब हमें दिया जाए। जो ब्रिटेन में ब्रिटेन की पब्लिक को मिलता है वो, चूँकि हम भी तो ब्रिटेन की पब्लिक हैं तो हमको भी वही सब मिले, यही उनकी डिमांड्स थी। अब ये क्वेश्चन है कि जो 1885 से लेकर 1905 तक जो लोग थे ये सोसाइटी के किस क्लास से आए थे? क्या लेबर थे? क्या पीजेंट्स थे? नहीं, ये मिडिल क्लास के लोग थे, हायर मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड लोग थे। क्योंकि पॉलिटिक्स उस समय ऐसा नहीं था कि उससे कुछ अर्निंग हो सकती हो, तो ये सोशल सर्विस था 100%। तो इसमें वही आ सकता था जिसके पास अपनी बैकिंग हो। तो किसान नहीं कर सकता था पॉलिटिक्स, तो इसलिए इसमें हायर मिडिल क्लास के लोग आए थे और ऐसे लोग आए थे जो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड थे। तो बेसिकली ये लॉयर्स थे, बैरिस्टर्स थे, टीचर्स थे, जो अपनी जॉब्स छोड़ करके आए थे, ऑफिशियल्स थे, ऐसे लोग थे। उनके डिमांड्स क्या थी?
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे, सिविल लिबर्टीज़ की डिमांड कर रहे थे। वो सब डिमांड कर रहे थे जो क्वीन ने हमसे कहा था। 1857 के बाद जो हमसे क्वीन कहकर गई थी वही सब हम डिमांड कर रहे थे, और वही सब डिमांड कर रहे थे जो ब्रिटेन में ब्रिटेन के लोगों को मिलता है, मगर हमको नहीं दिया गया। तो मेथड क्या थे उनके? मेथड तो उनके यही थे, पटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, 3 P's इनको कहा जाता है, ये मेथड थे। उन्होंने कोई एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड रोड पर उतरकर नहीं अडॉप्ट किया, लेकिन जो भी कानूनी तरीके से हो सकता था उसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनके जो उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश नेचर को ब्रिटिश रूल के नेचर को एक्सपोज कर दिया। पहली बात तो उन्होंने न्यूज़पेपर से एक्सपोज किया, दूसरी बात दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाकर एक्सपोज किया, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों ने इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनमें जाकर एक्सपोज किया। ये कहीं से भी ब्रिटेन के फ्रेंड नहीं थे, ये लगातार बता रहे थे कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो जो भी हैं वो हमको नहीं, हमारे जो इकोनॉमिक जो हमारे हक हैं वाजिब, जो हमारे ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। तो कंटिन्यूसली ये ब्रिटेन को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और पब्लिक को अवेयर कर रहे थे। तो कॉन्शियसनेस कैसे ला पाए? ये सिविल लिबर्टीज़ क्या होती पहले तो यही बताना पड़ेगा, और इसके लिए उनको जेम्स मिल की थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी पब्लिक को। तो ये सब अखबारों के माध्यम से पढ़ाया गया। फिर सिविल लिबर्टीज़, पहले तो सिविल लिबर्टीज़ क्या होता है ये इंडिया की पब्लिक को बताया गया, इसके बाद कहा गया आप इसकी डिमांड करिए। तो ये सारे काम जो है ये बहुत बड़े लेवल पर किए गए। और इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट हमारे क्या हैं, क्योंकि अब हम एज अ नेशन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक कॉमन हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं, हम एक कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। और फाउंडेशन, आगे जो फाउंडेशन है नेशनल मूवमेंट की फाउंडेशन कैसे क्रिएट करी मॉडरेट्स ने, तो ये इन्होंने नेशनल मूवमेंट तो शुरू ही कर दिया था। लाइसेंस एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन चलाया, इन्होंने आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। तो ये और ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक कैरेक्टर था, जो इंडिया वॉज बीइंग मेड अ कॉलोनी, इस चीज़ को बिल्कुल फुली एक्सपोज करके रख दिया पब्लिक के सामने कि इंडिया एक कॉलोनी है, ये ब्रिटेन की कॉलोनी है। और यहाँ पर बिस्मार्क की बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही तरह का रिलेशन होता है, वो रिलेशन जैसा होता है घोड़े और घोड़सवार का। एक आदमी घोड़सवारी करता है और एक घोड़ा होता है। तो यहाँ पर ब्रिटेन घोड़ा है और हम घोड़े हैं, ब्रिटेन नहीं, हम घोड़े हैं और ब्रिटेन घोड़सवार है। तो वो हमारी घोड़सवारी कर रहा है। तो बेसिकली जो राइडर है उसका इंटरेस्ट और हॉर्स का इंटरेस्ट एक नहीं हो सकता है। कहने को हॉर्स हमारा दोस्त है, लेकिन हम उसकी जान ले रहे हैं ना। तो बेसिकली बिस्मार्क के बार कहा करता था कि पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है। बिस्मार्क ये भी कहता था कि जो पॉलिटिशियन का काम है वो एक साथ 3 बॉल्स को हवा में उछाल के रखना है और 2 को हमेशा हाथ में रखना है। तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी अपनी चलाता था। तो कुल मिलाकर के जो बात है कि उनके जो ये बात बताना कि ब्रिटेन राइडर है और हम हॉर्स हैं, ये बात समझाना पब्लिक को, ये एक बहुत बड़ा काम था। करोड़्स ऑफ पब्लिक थी और उसको ये समझाना, पहले उसको मॉडर्न डेमोक्रेसी समझाना, सिविल राइट्स समझाना, और उसके बाद ये समझाना कि हम परेशानी में हैं, इस परेशानी की डिमांड, इस परेशानी के लिए आप एजिटेशन करिए। ये सब काम जो भी काम दिमाग से हो सकते थे, ये सारे काम मॉडरेट्स ने किए। तो ऐसा एटीट्यूड उन्होंने क्यों डेवलप कर लिया था कि ब्रिटेन इंडिया में रिफॉर्म करेगा? ऐसे एटीट्यूड डेवलप होने के 2-3 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि कुछ सोशल रिफॉर्म ब्रिटेन शुरू से करता चला आ रहा था इंडिया में, क्योंकि लगातार प्रेशर था। पहले राजा राम मोहन रॉय का प्रेशर था, बाद में केशव चंद्र सेन का प्रेशर था, और 1857 जब तक नहीं हो गया तब तक तो वो खुलकर रिफॉर्म कर ही रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इंडिया के सोशल कस्टम्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो बेसिकली उनके दिमाग में ये बात थी कि जब तक 1857 का रिवोल्ट नहीं हुआ है तब तक ब्रिटेन रिफॉर्म कर रहा था, तो आगे भी करेगा। अब हम कहाँ रिवोल्ट कर रहे हैं? तो 1857 के रिवोल्ट से लेसन लिए थे उन्होंने, मॉडरेट्स ने। वो पेट्रियाटिक लोग थे, 100% पेट्रियाटिक थे। तो नेचर कैसा था उनके मेथड्स का? तो मेथड्स तो उनके वही थे कि मास प्रोटेस्ट नहीं करना है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं तोड़ना है, लेकिन क्या करना है, हमको कंटिन्यूअसली मोरल प्रेशर बनाना है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि गोपाल कृष्ण गोखले मोरल प्रेशर बना रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर के बजट में भाषण दे रहे हैं और गवर्नर के सामने ये दिखा रहे हैं कि आप जो बजट बना रहे हैं वो बजट ठीक नहीं है। तो इससे वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब आप तिलक से कंपेयर करिए गोखले को। तिलक लिख रहे हैं कि संविधान के दायरे से बाहर आओ और जाकर के
जैसा श्री कृष्ण ने गीता में आदेश दिया है वैसा ही करो। तो जाकर चापेकर ब्रदर्स ने फ्लैग ऑफिसर को गोली मार दी। अब उसके बाद तिलक को कोर्ट में बुलाया गया, और तिलक को जब कोर्ट में बुलाया गया और तिलक से पूछा गया कि आपने क्या प्रोवोक किया, तिलक ने कहा नहीं, मैंने प्रोवोक नहीं किया। अब जरा गांधी जी से कंपेयर करिए, गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया इसके 20 साल बाद और पूछा गया कि क्या आपने प्रोवोक किया। गांधी जी ने कहा जी मैंने ही तो प्रोवोक किया है, मैंने प्रोवोक किया है, मैं ही तो प्रोवोक कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रोवोक नहीं करूंगा तो मैं मांगता हूं रोटी, आप देते हो पत्थर। तो ये सब एक ही तरह के लोग हैं, बस सिचुएशन का अंतर है। गोखले हो या तिलक हो या गांधी हो, क्या तिलक कम पेट्रियोट है गांधी से, या गोखले कम पेट्रियोट है गांधी से, या गांधी कुछ कम पेट्रियोट है इन लोगों से? कुछ नहीं ऐसा है, सिचुएशन की बात है। उसी सिचुएशन में गांधी जी ने कहा कि जी मैंने ये काम किया है, मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया है, मैं चलाऊंगा, मैं सिविल डिसोबीडियंस करूंगा, मैंने लॉ तोड़ा है। तिलक ने कहा था मैंने लॉ नहीं तोड़ा, मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा, और लॉ तोड़ने की बात भी नहीं सोच रहे थे मॉडरेट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और इनके एफर्ट्स का फाइनल आउटकम क्या रहा? इनके एफर्ट्स का फाइनल आउटकम ये रहा कि जैसे मैंने बताया कि वाइल्ड बाई कमीशन अपॉइंट कर दिया गया, और साथ में जो है 1892 का काउंसिल रिफॉर्म आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का मेंटर बोला जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ बताना है हमको। तो ये लगातार बजट भाषण देते थे, पॉलिटिक्स में इंगेज थे, गांधी जी के मेंटर थे, प्रोफेसर थे। और गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया में मॉडरेट्स में एक प्रोमिनेंट फिगर थे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर, मतलब फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और ये इंडिया में ऐसे लीडर्स तैयार कर रहे थे जो फुल टाइम काम कर सकें। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या वर्क कर रही थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये वर्क कर रही थी कि हमको पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका दे रही थी कि हम पार्टिसिपेट करके, इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट करके। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी संसद का एक छोटा सा रूप है, ये 1892 में ही आ गई थी। पार्टिसिपेट करके उसी को तो एक्सपेंड करके मिंटो मॉडल रिफॉर्म में लाया गया है। तो ये सब काम गोखले कर रहे थे। एक और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अकॉर्डिंग इंडिया का गोल क्या था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो कंटिन्यूसली ये कहा करते थे कि इंडिया इज़ अ नेशन इन मेकिंग। तो इंडिया एक नेशन इन मेकिंग है, इंडिया नेशन की तरह वर्क कर रहा है। तो सेल्फ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन वेयर नेसेसरी एंड कॉपरेशन वेयर पॉसिबल, ये बनर्जी का फेमस स्टेटमेंट है, हमेशा कहा करते थे। तो ये बनर्जी की जो बातें हैं कि ऑपोजिशन वेयर नेसेसरी, तो बनर्जी अपोज करने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉपरेशन वेयर नेसेसरी ये भी कह रहे हैं। तो इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिटन के अगेंस्ट हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर्जन के अगेंस्ट हैं, बट ही इज़ ट्राइंग टू कॉपरेट वेन एवर नेसेसरी। तो ये बनर्जी की बातें हैं। तो और इसके अलावा इनके क्या कंट्रीब्यूशन है? इनके कंट्रीब्यूशन तो मैं गिना ही रहा हूँ इतनी देर से कि लाइसेंस एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने वर्क किया, इंडियन नेशनल मूवमेंट का बैकग्राउंड इन्होंने प्रिपेयर किया, और इन्होंने एक्सपेंडिचर, ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बनाया, एक्सपेंडिचर कमीशन अपॉइंट किया, और वो सारे मुद्दे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में शामिल किए गए, उन सब इशूज़ को उठाया, और उन सब इशूज़ को मासेस तक, इसके आने वाले जो फेस में वो पब्लिक तक ले जाया गया। तो इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन बनता है दादा भाई नौरोजी के ऊपर कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये ब्रिटिश इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर कहे जाते हैं। इन्होंने ब्रिटेन में जाकर इंडियन मासेस के लिए वर्क किया, और इनकी जो फेमस इकोनॉमिक थ्योरी है उसको आप जानते ही हैं। तो और इनके अचीवमेंट्स क्या हैं? लंदन इंडिया सोसाइटी जो इन्होंने बनाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो ये पहले ही बना चुके थे, और रहनुमाई मजदयान सभा भी के भी फाउंडर हैं। ये सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन थी जिसने जी आगारकर ने वर्क किया। इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो स्पेशली इन सारे लोगों के साथ मदन मोहन मालवीय भी यूपी में एनी बेसेंट के साथ वर्क कर रहे थे, जिनका नाम मैं लेना भूल गया। तो इसके अलावा इंडिया की पॉवर्टी के लिए क्या वर्क है दादा भाई नौरोजी का? तो ऑब्वियसली पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लाने वाले जो कॉन्सेप्ट है, और ब्रिटिश नेचर जो इंपीरियलिज्म है उसके नेचर को एक्सपोज करने का काम तो दादा भाई नौरोजी के थीसिस ने किया है। कितनी बड़ी बात है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के सामने, ब्रिटेन की महारानी के साइन करा करके आप उनके सामने बताओ कि आप इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। इससे बड़ा जूता क्या मारा जा सकता है? सबसे बड़ा जूता तो दादा भाई नौरोजी ने इतने पहले ही मार दिया था। So that was all. Thank you very much.